नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं अपने जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की ख़त्म हो गई है और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पहला डिसऑर्डर जिसे अपन कहते हैं हाइपरटेंशन। तो आज हम हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। हाइपरटेंशन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज persistent elevation of blood pressure from its normal range। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फ्रॉम इट्स नॉर्मल रेंज। क्या मतलब होता है? जो अपना ब्लड प्रेशर है उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर ज़्यादा कहते हैं या कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कितने से ज़्यादा होता है ना, पहली बात हमें उसे मालूम होनी चाहिए और उससे भी पहले हमें मालूम होना चाहिए कितना अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। क्या मतलब होता है? जो अब 120 है ये तो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो अपना 80 है ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर बात की जाए ये कितने से, यानी अपने नॉर्मल से कितने से ज़्यादा हो जाए, तो अपना अगर ब्लड प्रेशर ये परसिस्टेंट, ये बहुत मायने रखता है इसमें। जो अपना ब्लड हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में अपना जो परसिस्टेंट है ये बहुत मायने रखता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। कोई अगर पेशेंट आता है और उसका ब्लड प्रेशर अगर आते ही अगर हम उसको जब नापे तो अगर उसका ब्लड प्रेशर अगर आए 135/83, तो क्या ये हाइपरटेंशन है? ये हाइपरटेंशन नहीं है, क्योंकि ये अगर एक बार आया पेशेंट और उसका ब्लड प्रेशर इतना निकला तो वो हाइपरटेंशन नहीं है। अगर हफ्ते में 3 बार यानी 3 टाइम इन अ वीक अगर एक हफ्ते में अगर 3 बार वो चेक कराता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर आता है कितने से ज़्यादा 140/90 से ज़्यादा आता है। अगर ये इसका प्रेशर किसी भी पेशेंट का प्रेशर 140/90 से अगर ज़्यादा आता है 3 बार, अगर हफ्ते में अगर उसका चेक कराए तो 3 बार अगर ज़्यादा आता है तो क्या कहलाएगा? एक्चुअल में 3 बार क्या मतलब? परसिस्टेंट। जितनी बार करा रहे हैं क्या होता है? उसका ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? परसिस्टेंट है। मतलब बार बार अगर हम नाप रहे हैं तो बार बार उसका क्या ब्लड प्रेशर क्या मिल रहा है? हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो वो एक कंडीशन ऐसी नहीं है कि अगर एक बार कभी आया, अगर वो नापा लिया, अगर वो देखा गया कि क्या कहते हैं उसका 135 या 140/85 या 90 है, उसके बाद फिर आया फिर सही है, तो वो हाइपरटेंशन एक्चुअल नहीं कहलाएगा। अगर उसका लगातार अगर प्रेशर उसका ज़्यादा बना रहे तो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन कहलाएगा। और वो भी कितने से ज़्यादा होना चाहिए? 140/90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या किसमें काउंट किया जाएगा? वो काउंट किया जाएगा अपना हाइपरटेंशन में। और अपना तो ये जो नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल है 1, ये नॉर्मल है। नॉर्मल की बात की जाए 120/80 है। एक कंडीशन प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन, एक प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन की बात की जाए तो ये होती है 140/90 से कम, यानी 140/90 से कम अगर ब्लड प्रेशर रहता है, यानी 120 और 140 के बीच में अगर प्रेशर रहता है तो क्या कहलाती है? प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन कहलाती है। ये कंडीशन में अगर ये कंडीशन अगर देखने को मिलती है, पेशेंट को जस्ट तुरंत ही हमें एडवाइस कर देनी चाहिए कि एक्सरसाइज के लिए हमें तुरंत कह देना चाहिए। दूसरा कह देना चाहिए कि अपना जो कोलेस्ट्रॉल है या कह सकते हैं फैटी डाइट है उसको कम करे और एक्सरसाइज करे, फैटी डाइट कम करे और सोडियम का इंटेक कम करे, और जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करे। और अगर किसी प्रकार का अगर एडिक्ट है या अगर स्मोकिंग करता है या अगर कोई और जैसे अल्कोहल है, अगर वो अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसको तुरंत बोल देना चाहिए, क्योंकि ये हाइपरटेंशन अभी नहीं हुआ है, ये अभी हाइपरटेंशन की स्टार्टिंग की स्टेज है। अगर यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया तो आगे हाइपरटेंशन होने के चांस कम रहेंगे। ये क्या हो गया? प्री हाइपरटेंसिव, यानी हाइपरटेंशन के होने की पहले वाली कंडीशन है। इसमें अगर हम सजेस्ट कर दिए पेशेंट को तो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट होने से बच सकता है। दूसरी बात करें कि अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और डिटेल में, सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक।
सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन या कह सकते हैं वर्सेस डायस्टोलिक की बात करते हैं, डायस्टोलिक बीपी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टोलिक की। सिस्टोलिक बीपी, अगर सिस्टोलिक बीपी अगर ज़्यादा है, अगर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है कह सकते हैं, अगर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यहाँ पर लिख सकते सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अगर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो कितना होगा, ये मोस्टली होगा 145 अपान 83 या 82 होगा। ये क्या कहलाएगा, 82, यहाँ पर मान लो 83, कुछ भी मान सकते हो, या ये अगर ये कंडीशन है mm ऑफ Hg, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर दूसरे की बात करें डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, अगर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन की बात की जाए, अगर ब्लड प्रेशर 140 या 135 अपान अगर ये 90 पहुंच जाता है तो ये क्या कहलाता है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहलाता है। ये कंडीशन हो गई डायस्टोलिक की। और इसमें अगर कैटेगराइज किया जाए या इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें कई प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं। जैसे अपना ग्रेडिंग के अनुसार अगर इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ग्रेड फर्स्ट, अगर हाइपरटेंशन की ग्रेड फर्स्ट है तो उसमें क्या होगा, जो अपना ब्लड प्रेशर है ये 1/40 से लेकर के 159 के बीच अपना सिस्टोलिक रहेगा। और डायस्टोलिक की बात की जाए तो ये अपना ब्लड प्रेशर 90 से लेकर 99 mm ऑफ Hg तक रहेगा। कितना रहेगा, अगर ग्रेड फर्स्ट की बात की जाए 140 से लेकर 159 तक, और ये सिस्टोलिक हो गया। डायस्टोलिक की बात की जाए तो 90 से लेकर 99 तक अपना जो ब्लड प्रेशर अगर इसके बीच में है तो हम किस में रखेंगे, ग्रेड फर्स्ट में रखेंगे। अगर ग्रेड फर्स्ट की सेकंड की बात की जाए, ग्रेड सेकंड अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो ब्लड प्रेशर है, इसका ब्लड प्रेशर 160 से लेकर 179, और ये सिस्टोलिक हो गया। अगर डायस्टोलिक की बात की जाए तो 100 से लेकर के 109। अगर इतना अगर ब्लड प्रेशर आता है तो उसको किस में रखेंगे, अपन इसमें रखेंगे, यानी ग्रेड सेकंड में रखेंगे। अगर ग्रेड थर्ड की बात की जाए तो इसमें जो प्रेशर होता है वो कितने से ज़्यादा होता है, 180 से अबव, यानी 180 से ज़्यादा होगा, ये सिस्टोलिक होगा। और 110 से अगर ज़्यादा मिले, 110 से अगर ज़्यादा मिले, कौन सा, डायस्टोलिक, तो ये किस में माना जाएगा। अगर ये कंडीशन आती है इसे कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये क्या कहलाएगा, अगर इतने से ज़्यादा, यानी ग्रेड थर्ड का जो वैल्यू है, अगर इतने से ज़्यादा, अगर इतना या इतने से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो वो किस में कहलाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करके इसका ट्रीटमेंट ना लिया तो आगे ये डेथ भी कॉज कर सकती है। बहुत सारे जो अपने वाइटल ऑर्गन्स को भी यानी इट डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन्स, यानी वाइटल ऑर्गन तक ये डैमेज कर सकती है। यानी अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ गई तो ये अपने वाइटल ऑर्गन्स तक भी डैमेज कर सकती है। इसीलिए इसको तीनों ग्रेडिंग बांटा गया है, पहले में कितना रहेगा, सेकंड में कितना रहेगा, थर्ड में कितना रहेगा। ये तो अपनी ग्रेडिंग के अनुसार बात हो गई। अगर इसी को नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये तो अपनी ग्रेडिंग हो गई। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं। अगर यहां पर बात की जाए, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन वर्सेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बात करें, सबसे पहले अगर प्राइमरी के बारे में बात करें, प्राइमरी, इसमें क्या होगा, जो हाइपरटेंशन है, यानी जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का कारण है, इसमें एक्चुअल पता नहीं लगेगा। अगर कोई पेशेंट अपने पास आता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा मिलता है, ये 140/90 से अगर ज़्यादा मिलता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक्चुअली ड्यू टू अननोन कॉज। इसका एक्चुअल कोई कॉज, एक पर्टिकुलर कोई कॉज नहीं होगा। इसे कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसी क्या कहते हैं, इसी को अपन एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई मरीज अपने पास आया और उसकी एज हो सकती है 40 के ऊपर हो,
हो सकती है 30 के ऊपर हो। अगर उसमें हम चेक करते हैं इतने से अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर आया तो उसको हो सकता है उसके अंदर हो अथीरोस्क्लेरोसिस या उसका ओवरवेट हो, मे बी ओवरवेट, मे बी स्मोकर हो, स्मोकिंग करता हो, या अथीरोस या क्या कहते हैं फैट डाइट ज़्यादा खाता हो, फैटी डाइट का इंटेक ज़्यादा हो। अगर ऐसी सारी कंडीशन है, या तो उसकी लाइफ जो है सेडेंट्री हो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो, अगर ये सारे बहुत सारे कारण हैं, अगर ये उसके अंदर हो, अगर नॉर्मली मैंने देखा उसके अंदर बीमारी कोई नहीं है, क्या है बीमारी कोई नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, ये एक भी इसमें से बीमारी नहीं है, एक बीमारी कॉज कर सकती हैं, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी कॉज कर सकती हैं। अगर इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो वो प्राइमरी अपना यानी डायरेक्ट किस पर प्रभाव डाल रहा है, ये डायरेक्ट अपना हार्ट पर यानी ब्लड प्रेशर पर ये सारी चीज़ प्रभाव डाल रही हैं, इसलिए अपन इसको किस में रखे हैं, इसको रखे हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन में। अगर बात करें सेकेंडरी में, इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर सेकेंडरी की बात की जाए, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये सेकंड कहने का मतलब हाइपरटेंशन तो हो रहा है, हाइपरटेंशन तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो इसका कारण है, जो इसका कारण है, इसका हार्ट से रिलेशन इनडायरेक्टली रखता है। मतलब इसका कोई दूसरा कारण है, दूसरा कारण मतलब जैसे कोई डिसीज कंडीशन हो गई, इट इज नोन, कहने का मतलब जो अपना सेकेंडरी हाइपरटेंशन है इसमें जो कारण है हमें मालूम है। जैसे कोई डिसीज हो सकती है, कौन सी डिसीज, जैसे किडनी डिसीज, कौन सी किडनी डिसीज इससे हो सकती है, किडनी डिसीज। किडनी डिसीज में कौन सी डिसीज होती है, सपोज दैट उस पेशेंट को है रीनल फेलियर, रीनल फेलियर, इसमें दो हो सकता है, रीनल फेलियर पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक्चुअली दोनों में होता क्या है, दोनों में होता है जो अपना रीनल फेलियर होता है, रीनल फेलियर में क्या होता है, जो अपना जीएफआर होता है, यानी जो अपना जीएफआर है, जो अपना जीएफआर है वो कम हो गया है, यानी जो इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रोलाइट है या पानी है या सोडियम है या पोटेशियम है, इसमें से निकलने वाला कम हो गया। अगर कम हो जाएगा तो हमें बताएं, अगर ऐसे पर्टिकुलर लगा रहेगा तो जो इसका वॉल्यूम है, यानी जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर पहले 5 लीटर था, या अगर 5 लीटर था, क्या अगर ऐसी कंडीशन कम निकलेगा तो क्या उसकी कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी, नहीं जाएगी। अगर ये 6 लीटर हो जाएगी तो जो उसमें से निकलने वाला कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट, पहले क्या हुआ, सबसे पहले ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वीआर बढ़ेगा, अगर वीआर बढ़ेगा तो जो कार्डियक आउटपुट है वो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। जैसे कि हमें पता है अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारी कंडीशन यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन ये कॉज करेगा। दूसरी बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, यहाँ पर होगा जो अपना जीएफआर है, जीएफआर में जो अपना प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें, जो अपना प्रोटीन है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर आने लगेंगे, यानी जीएफआर के अंदर क्या लगेंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल आने लगेंगे। तो जो अपना ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रोटीन का बना हुआ क्या क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है और फिब्रिनोजन होता है। तीनों का अलग अलग काम है। अगर इसमें से एल्बुमिन देखा जाए तो एल्बुमिन का जो काम होता है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम आता है। जो अपना एल्बुमिन है, क्या एल्बुमिन है, क्या काम करता है, इट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, ओपी, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ऑनकोटिक प्रेशर अगर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, जो यानी ये अपनी ब्लड वेसल्स हैं, क्या होता है पर्टिकुलर, यहां से यहां पर टिश्यू है, एक डायग्राम छोटा सा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर पर्टिकुलर ये टिश्यू है, यहां से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा, यानी अपनी जो कैपिलरी आर्टेरियल कैपिलरी है, आर्टेरियल कैपिलरी से क्या लगा, यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा तो इसमें ऑक्सीजन और सारी चीजें कह सकते हो, यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें सेल में चले गए। उसके बाद वेस्ट के रूप में लाने वाला इसके जो ब्लड में जो सेल हैं, जो प्रोटीन है, प्रोटीन के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर ऑनकोटिक प्रेशर कहलाता है। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड गया है उसको लाने का काम करता है। एक्चुअल में बताएं कि जब ऑनकोटिक प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, इनको ऑनकोटिक प्रेशर कम रहेगा तो जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, जो पानी है, वो कहां पर चला जाएगा, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट में चला जाएगा। जब यहाँ पर चला जाएगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये इसे दबाएगा, यानी जो आर्टरी की वॉल है वो आर्टरी की वॉल को दबाएगा। जब आर्टरी की वॉल को दबाएगा तो आप मुझे बताएं यहाँ पर पीआर बढ़ेगा कम होगा, यहाँ पर पीआर बढ़ेगा, यानी पीआर यहाँ बढ़ेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होने के कारण यहाँ पर अंदर ही अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उसमें कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। जब उसमें कलेक्शन ऑफ फ्लूइड या प्लाज्मा हो जाएगा तो वो हमारे जो पर्टिकुलर जो आर्टरीज हैं, आर्टरी पर प्रेशर डालेगा और पीआर बढ़ जाएगा। जब पीआर बढ़ जाएगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि किडनी डिसीज में कैसे कैसे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये तो पहला होगा। दूसरा हो गया सीएडी। सीएडी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, पर्टिकुलर अगर देखें तो यहां पर होता है जो अपनी ये आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए यहां पर डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया, आगे यहां पर हार्ट है, इसको क्या चाहिए, इसके जो कार्डियक मसल, इसको क्या चाहिए, इसको चलाने के लिए, नहीं हार्ट चलाने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। अगर ब्लड इसके पास तक नहीं आ रहा है प्रॉपर मात्रा में, अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं आ रहा है तो क्या आप मुझे बताएं कि जो टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन है वो अच्छे से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, यानी कि अच्छे से निकाल ही नहीं पाएगा, ये हार्ट अच्छे से परफ्यूजन निकाल नहीं पाएगा। तो सेल द्वारा ब्रेन के पास मैसेज भेजा जाएगा कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है या जो ऑक्सीजन की कमी है, तो वो क्या करेगा, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा। आप मुझे बताएं, मैंने अभी क्या बोला, हार्ट रेट बढ़ा देगा या हार्ट रेट बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा हार्ट के। जब ये कर देगा तो क्या होगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपना बढ़ जाएगा। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन कॉज करेगा। तो आपने देखा सीएडी का क्या लॉजिक है, किस लिए हमारा बढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट अलग से और बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें एंडोक्राइन की, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन से क्या होगा, यहां पर भी कुछ लॉजिक हैं जहां पर कि क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में भी ये कॉज करता है। जैसे यहां पर कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, यहां पर कोर्टिसोल का जो लेवल है, कोर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कोर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जब कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, कोर्टिसोल एक्ट एज यहां पर हमने देखा कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो अपना एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलता है, अपना मान लीजिए एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड की अगर बात की जाए तो तीन लेयर होती हैं, जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलारिस, जोना रेटिकुलारिस। अगर बात की जाए यहाँ पर फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे अपना होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो अपना कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल का जब लेवल बढ़ जाता है तो क्या कराता है, कुशिंग सिंड्रोम कराता है। जब कुशिंग सिंड्रोम कराता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है जो कुशिंग, जो अपना कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल एक्ट एज अ कैटाकुलामाइन, ये कैटाकुलामाइन की तरह काम करता है। और जो कैटाकुलामाइन है वो क्या काम करता है, एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, डोपामाइन, यानी कैटाकुलामाइन के अंदर कितने हार्मोन, कितने मीडिएटर हैं, ये कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं 3 है, एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन और डोपामाइन। ये क्या काम करते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर लिखें आगे, कैटाकुलामाइन क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट। अगर हमें बताएं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर क्या करेगा, अगर बात करें नर्वस सिस्टम की तो उसमें एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आगे क्या होता है, सबसे पहले एक होता है सिस्टम सिंपैथेटिक होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो अपना सिंपैथेटिक होता है वो क्या करता है, सिंपैथेटिक पर्टिकुलर अगर हार्ट पर बात करें तो ये क्या करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। ये क्या करता है, फिर जो सिंपैथेटिक होता है ये हार्ट पर आकर के, यहाँ पर देखें हार्ट पर आकर क्या काम करता है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ये सारी चीज बढ़ाता है। और इसके साथ साथ एक काम करता है, वैसो डायलेशन,
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सॉरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ये क्या काम करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करें तो आप मुझे बताएं, पहला तो क्या हुआ? पहला तो वीआर बढ़ा, पहला तो बीआर बढ़ा, या सॉरी पीआर, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो क्या हुआ? पीआर बढ़ा। जब पीआर बढ़ेगा, यानी पीआर का मतलब कि जो वेसल्स की क्या कहते हैं, जो चौड़ाई है वो कम हो गई तो पीआर, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, यानी उसका अवरोध बढ़ गया, यानी रुकाव बढ़ गया। तो क्या हुआ? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हुआ? अवरोध बढ़ गया। दूसरी बात करें, जो अपना हार्ट पर क्या प्रभाव पड़ा? हार्ट पर पड़ा, हार्ट रेट बढ़ा दिया, कार्डियक आउटपुट फोर्स, यहां पर कार्डियक आउटपुट लिखा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ दिया। तो हमें पता है कि जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट कॉज फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, यानी कार्डियक आउटपुट से क्या बढ़ेगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने के बाद क्या होगा? पीआर बढ़ेगा। जब पीआर बढ़ेगा तो अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये अपनी बात हो गई इंडोक्राइन की। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट, फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जैसे अलग से कोई चीज, अगर और कोई बीमारी है तो वो भी कॉज करती है अपने हाइपरटेंशन को कॉज करती है। ये सारे अगर कोई भी परेशानी है तो इसको हाइपरटेंशन को कॉज करेगी। यहां पर देख लेते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ये एक परेशानी है जिसके कारण भी क्या होता है? अपना हार्ट रेट बढ़ता है, यानी इससे भी हाइपरटेंशन कॉज होता है। ये एड्रीनल ग्लैंड की पर्टिकुलर एक परेशानी है, जिससे कि क्या कहते हैं, फियोक्रोम सेल होती हैं, उसमें जो सिक्रेशन है उसके बढ़ जाते हैं। जब सिक्रेशन बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? फियोक्रोम्स क्या होता है? पर्टिकुलर हाइपरटेंशन ये भी कॉज करता है। इसका इनडायरेक्टली प्रभाव हार्ट पर पड़ता है और वो क्या काम करता है? वो पर्टिकुलर हाइपरटेंशन को कॉज करता है। ये बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपनी हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। और एक क्लासिफिकेशन है, दूसरे क्लासिफिकेशन, एक होता है मलिग्नेंट, एक होता है बिनाइन। एक होता है बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट, बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट। अब बिनाइन हाइपरटेंशन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है? बिनाइन का मतलब इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट अगर अपने पास आया, या मोस्टली इसमें बात करें, जो पेशेंट होता है वो खुद चल करके हॉस्पिटल में आता है और ओपीडी से अपना इलाज करके जाता है। मोस्टली जो देखा जाता है इसका ब्लड, इट इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर नॉट एबव देन द वन, या इससे जो ज्यादा है, इससे ज्यादा, या कह सकते हैं इससे ज्यादा नहीं जाता, इससे कम ही रहता, लेस देन द बीपी डज नॉट एबव देन दिस प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर है इससे कम ही रहता है ऐसा पेशेंट। और इसमें वाइटल ऑर्गन्स के जो डैमेज होने के चांस है इसमें नहीं रहते हैं। पर्टिकुलर पेशेंट आता है और अपना मेडिकेशन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको पर्टिकुलर लेता है और अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करता है, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करता है और पर्टिकुलर वो अपना काम करता रहता है, बिनाइन है। और दूसरी बात करते हैं मैलिग्नेंट की। मैलिग्नेंट में जैसे हमने देखा था ग्रेड 3 की, ग्रेड 3 को क्या कहते थे अपन ने? ग्रेड 3 को आपने देखा था, इसका नाम दिया था हाइपरटेंसिव क्राइसिस। जो अपना मैलिग्नेंट या ग्रेड 5 की बात करें, ग्रेड 3 की बात करें तो ये अपना इसका नेक्स्ट नाम भी है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें क्या होता है, जो अपना पर्टिकुलर पेशेंट होता है, इसमें जो अपने वाइटल ऑर्गन इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाइटल ऑर्गन को भी डैमेज करता है। यानी दिस कंडीशन में यहां पर लिख सकते हैं, दिस कंडीशन में ऑल्सो डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन। क्या मतलब है कि जो मैलिग्नेंट या हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, पर्टिकुलर इस कंडीशन में जो क्या कहते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर है इतना ज़्यादा चला जाता है कि उसके वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन भी डैमेज कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें जो अपना ब्लड प्रेशर होगा, इसमें 210/100
120 इसको भी क्रॉस कर जाता है या इसके ऊपर ही रहता है, यहाँ पर 110 लिखते हैं तो इसके ऊपर ही रहता है, इसलिए इसकी कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इससे ये ज़्यादा रहेगा और ये कंडीशन हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाती है। इसमें मोस्टली पेशेंट को देखने को मिलता है पाल्पिटेशन, खुद को पता लगेगा कि नब्ज चल रही हैं, हमारे हार्ट चल रहे हैं, खुद को महसूस होगा, यानी पाल्पिटेशन। क्या देखने को? पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा यहाँ पर? डिस्निया, टेकीपनिया देखने को मिलेगी। और स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। ये सारी कंडीशन जो अपना मलिग्नेंट में है, बहुत ही इट इज मेडिकल इमरजेंसी, इट इज सीरियस कंडीशन। इफ पेशेंट विल नॉट बी हैंडल विद इन सम टाइम्स सो इट मे कॉज डेथ फॉर द पेशेंट। अगर इसको एक टाइम इंटरवल के अंदर इसको हैंडल ना किया गया इस केस को, तो पेशेंट इस कंडीशन में डाई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है? किडनी को जब परफ्यूजन है, इतना ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, जो किडनी के लिए परफ्यूजन है वो कम हो सकती है या कम ही हो जाता। जो ये कंडीशन है इसमें परफ्यूजन ऑफ किडनी, परफ्यूजन फॉर किडनी डिक्रीज। और लीवर में ऑल्सो डैमेज ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन। ये सारी कंडीशन हो सकती है। स्प्लीन डैमेज हो सकती है और हार्ट खुद ही डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर कोरोनरी स्पाज्म हो गया, क्या हो गया? कोरोनरी स्पाज्म अगर हो गया, इतना मतलब जो अपना ब्लड प्रेशर है अगर इसको क्रॉस कर गया, तो जो अपना कोरोनरी आर्टरी है अगर वो स्पाज्म हो गई, तो जो अपना कार्डियक मसल्स है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा? वो क्या काम कर पाएगी? नहीं काम कर पाएगी। क्या होगा? हार्ट तक इसमें फेल हो सकता है। ये कंडीशन किस में आ गई अपनी? ये मलिग्नेंट के अंदर बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं इन अक्यूट कंडीशन। अगर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या प्री हाइपरटेंसिव सिचुएशन में कह सकते हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं मोस्टली। अगर और बात की जाए तो यहाँ पर होते हैं मोस्टली टेकीपनिया देखने को मिलता है, डिस्निया, चेस्ट पेन। नेक्स्ट देखने को मिला स्वेटिंग, डिजीनेस। ये सारी मोस्टली बहुत सारी कंडीशन देखने को अब नॉर्मल मिल सकती हैं या यहाँ पर देखने को अलग से मिल सकते हैं। एंकल एडिमा क्या मिल सकता है? ये सारी कंडीशन जो हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है उसमें मिल सकती है ये कंडीशन, यानी। और अगर इसकी कॉज की बात की जाए तो कॉज तो बहुत सारे बात कर लिए, फिर भी एक और कॉज देख लो यहाँ पर। कॉज तो हमने अभी बहुत सारी बात कर ली, फिर भी यहाँ पर अगर कॉज की अलग से बात की जाए तो कॉजेस में क्या होगा? यहाँ पर अगर एक बात की जाए मॉडिफाइड या नॉन मॉडिफाइड, यहाँ पर नॉन मॉडिफाइड, कहने का मतलब ऐसे कॉज जो कि मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ऐसे कॉज जो कि मॉडिफिकेशन, यहाँ पर ऐसे कॉज जो कि मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ऐसे कॉज जिसको चेंज किया जा सकता है। जैसे एज में क्या होगा? अगर ओवर एज है, मोर देन 60 है, तो क्या होगा? उसकी जो इलास्टिसिटी वेसल्स की है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके अंदर की उसमें हाइपरटेंशन है, तो उसमें भी मतलब कह सकते हैं यहाँ पर उसको भी हाइपरटेंशन होने के चांस रहेंगे, क्योंकि जो इलास्टिसिटी रहती है वेसल्स की वो खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है तो जब भी प्रेशर से ब्लड उसके आर्टरी में आता है तो पर्टिकुलर उस पर फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर शक्ति नहीं है कि वो डायलेट हो सके, यानी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए हमने देखा है कि इसका कॉज या रिस्क फैक्टर, यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्क फैक्टर, कॉज नहीं रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर है। एज हो गया। सेक्स में देखा गया मेल आर मोर प्रोन टू फीमेल, मोर प्रोन देन फीमेल मेल ज़्यादा प्रोन है। अगर बात की जाए मीनोपॉज के बाद, मीनोपॉज के बाद फीमेल में भी रिस्क रहते हैं हाइपरटेंशन के होने के। नेक्स्ट भी जाए रेस की बात। रेस व्हाइट पीपल्स में ज़्यादा देखने को मिला है, व्हाइट पीपल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है अपना जो हाइपरटेंशन होता है। ये तो हो गई अपनी बात
नेक्स्ट और होता है एक फैमिली हिस्ट्री। क्या होता है? फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के घर में पहले से अगर हाइपरटेंशन की बीमारी चली आ रही, यानी फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के घर में अगर पहले से बीमारी चली आ रही है तो मे बी कॉज या हाइपरटेंशन उसमें होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर मॉडिफाइड में जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहल ज़्यादा कोई भी व्यक्ति पिएगा, यानी एल्कोहल का सेवन ज़्यादा करेगा, उसमें जो हाइपरटेंशन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अगर कोई अल्कोहल का कंजप्शन कुछ दिन या लगातार ज़्यादा करता है तो क्या हो सकते हैं, उसका चांस हो सकता है लिवर डैमेज का। जब लिवर डैमेज होगा या धीरे धीरे कम काम करने लगेगा तो जो उसमें जो प्रोटीन्स पर्टिकुलर निकलते हैं वो कम निकलने लगेगा। जब प्रोटीन्स जो अभी हमने बताया एल्ब्यूमिन वो कम निकलेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड का जमाव होने लगेगा और एक इंट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा में जाने लगेगा जो कॉज करेगा पीआर को। नेक्स्ट बात करते हैं स्मोकिंग का क्या कारण है? अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसमें भी हाइपरटेंशन होने के चांस रहते हैं। कैसे होंगे? पर्टिकुलर अगर बात देखी जाए तो स्मोकिंग जब करेगा तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति का लंग्स है, लंग्स में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। एल्वियोलाई में क्या जाएंगे? ये एयर, यानी क्या कहते हैं, स्मोकिंग जाएगी और स्मोक जाएगा तो इसमें क्या होता है, स्मोक में निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन क्या करता है? निकोटिन एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। जब वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, अपना पीआर बढ़ेगा, यानी पेरिफेरल रेसिस्टेंट बढ़ेगा। जब पेरिफेरल रेसिस्टेंट बढ़ेगा तो वहां भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस हैं। तो हमने देखा कि स्मोकिंग से कैसे बंद होता है। दूसरी बात करें यहाँ पर तो एक्सेसिव यूज ऑफ फैटी डाइट। अगर कोई फैटी डाइट का यूज ज़्यादा कर रहा है या फैटी डाइट ज़्यादा खा रहा है तो उसमें भी अपने हाइपरटेंशन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। कैसे रहेगा? अगर फैटी डाइट ज़्यादा खाएगा तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा। अगर उसमें एलडीएल का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर अपने ब्लड में घूमेगा और पर्टिकुलर कह सकते हैं वो कॉज करेगा अथीरोस्क्लेरोसिस, और अथीरोस्क्लेरोसिस आगे लीड करेगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या होगा, पर्टिकुलर अगर वहाँ पर मान लीजिए ये कैसे कॉज करेगा, यहाँ पर क्या है, अथीरोस्क्लेरोसिस। अगर अथीरोस्क्लेरोसिस यहाँ पर हो गया तो क्या आप बताएं, पहले जितनी इलास्टिसिटी थी अब है उसके अंदर इतनी मोटी हो गई, क्योंकि किसी भी जो पतली चीज़ होती है उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और जो मोटी चीज़ें होती हैं उसमें इलास्टिसिटी कम होती है। यहाँ पर हमने देखा कि मोटी हो गई, जिससे कि अथीरोस्क्लेरोसिस से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। ये होगी फैटी डाइट की। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कोई व्यक्ति है, खाता है, पीता है, बेड पर पड़ा रहता है। तो क्या होगा, अगर खाता है, पीता है, बेड पर पड़ा रहता है तो उसके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जमा होगा, क्योंकि जो भी खाना खाया है उसमें ऐसा तो है नहीं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाया है, उसमें सारी चीज़ें खाई होगी। तो क्या होगा, पर्टिकुलर उस समय क्या होगा कि जितना अपनी बॉडी को चाहिए वो तो अपना काम किससे कर ले रही है, अपना शुगर से ही काम कर ले रही है। बाकी जो एक्सेसिव फैट है वो अपनी बॉडी में जमा होने लगेंगे और वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, सेम वही है, तो वो भी क्या कॉज करेगा, ये भी कॉज करेगा अपना हाइपरटेंशन। ये सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में एक चीज़ बात करते रहेंगे। बाकी ये सारे क्या हो गए, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल दोनों फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट बात करें कि जो अपना हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन किस किस ऑर्गन को ज़्यादा फोकस करके डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लिकेशन। अगर इसको यानी हाइपरटेंशन को स्टार्टिंग में अगर उसको ट्रीट नहीं कर लिए तो आगे चल करके क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी ऑर्गन पर। सबसे पहले अगर ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्रेन पर जो अपनी कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी नॉर्मली उसमें पीआर बढ़ जाएगा तो आगे पहुंचने वाला जो ब्लड का परफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो वहाँ जो ब्रेन है, ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, स्ट्रोक के चांस ज़्यादा रहते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर परफ्यूजन ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन, परफ्यूजन कम होने के कारण स्ट्रोक की संभावना, ब्रेन में स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा बनती है अपने हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट बात करें किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होगा? पर्टिकुलर इसमें भी ब्लड का जो परफ्यूजन है इसमें कम होगा। जब ब्लड का परफ्यूजन कम होगा, जो इसके अंदर के नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन डैमेज होने लगेंगे। जब नेफ्रॉन सारे डैमेज हो गए तो क्या कहलाएगा? नेफ्रॉन के डैमेज होने को किडनी फेलियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कह सकते हैं या हार्ट फेलियर कह सकते हैं। हार्ट फेलियर क्या करेगा? अगर पर्टिकुलर हर समय अपना जो कार्डियक आउटपुट बढ़ता रहा, यानी हाइपरटेंशन का मतलब हाइपरटेंशन अगर बढ़ा रहा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा होगा ऑलरेडी, और उसका जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट भी बढ़ी होगी। जब कब तक काम करेगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद ही फेल हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम? हार्ट फेलियर। तो ये अपना क्या हो गया? इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब बात करते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए। अगर बात करें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं जो अपना मैनेजमेंट, यहां पर बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर जो पेशेंट है यहां पर अगर बात की जाए हाइपरटेंशन में, तो उसको सोडियम डाइट कम देंगे। क्या देंगे? सोडियम डाइट कम देंगे। प्रोवाइड लो, यहां पर डाइटरी मैनेजमेंट यहां लिख देते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा? प्रोवाइड लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट उसे देंगे। नेक्स्ट देंगे लो फैटी डाइट। नेक्स्ट ये सारी मेडिकल मैनेजमेंट बारे में। सबसे पहले ACE इनहिबिटर, जो ACE इनहिबिटर है ये एक्चुअली ACE क्या करता है? जो ACE ये एंजाइम होते हैं जो कि लंग से निकलने वाले हैं, और लंग से निकलकर क्या काम करते हैं? जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है उसको सेकंड में कन्वर्ट करने वाले, यानी सेकंड को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ACE करता है। अगर हम इसी को इनहिबिट कर देंगे, ये एक्चुअली क्या करता है? एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। हमें अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराना, हमें वेसल्स को डायलेट कराना है। जब ये मैकेनिज्म यहाँ से रोक देंगे तब क्या होगा? वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा। तो उस प्रकार हमारा जो BP है वो नॉर्मल आ जाएगा। जिसे दो मेडिसिन इसके अंदर आती हैं, कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल। नेक्स्ट होता है अपना बीटा ब्लॉकर। क्या? बीटा ब्लॉकर। जो बीटा ब्लॉकर्स है ये मोस्टली क्या होता है? इसमें दो होती हैं, एटिनोलॉल, प्रोपेरानोल। ये क्या होती हैं? दो मेडिसिन इसके मेडिसिन बहुत सारे हैं, इसके दो नाम है मोस्टली यहाँ पर। और ये क्या करती हैं? पर्टिकुलर जो अपना हार्ट होता है इसके मायोकार्डियम में पर्टिकुलर बीटा ब्लॉकर्स के रिसेप्टर पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये मेडिसिन आकर काम करती है। और क्या करती है? ये हार्ट रेट को कम कर देती है, कार्डियक आउटपुट को कम कर, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को पहले कम करेगी, और कार्डियक आउटपुट को ये कम कर देगी। जब ये कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें पर्टिकुलर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? इसमें आती है निफिडिपाइन, एम्लोडिपाइन। इसमें ये आती हैं मोस्टली। इनका क्या काम होता है? इसमें भी कैल्शियम चैनल, यानी जो पर्टिकुलर हार्ट होता है इसमें कैल्शियम के कुछ चैनल्स पाए जाते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था, जब रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि इसमें कुछ चैनल्स होते हैं, या यहाँ पर मैंने रिसेप्टर बताया, वहां पर चैनल्स कौन कौन से होते थे? सोडियम के चैनल होते थे, पोटेशियम के चैनल होते थे, कैल्शियम के चैनल होते थे। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यहाँ पर कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देगी। जब यहाँ के वो पर्टिकुलर क्या करते थे? वो रिपोलराइजेशन या डिपोलराइजेशन में काम आते थे। अगर पर्टिकुलर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो फोर्स ऑफ जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो कम हो जाएगा, और जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएंगे, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ACE इनहिबिटर हैं, ये सारे काम आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो कुछ और मेडिसिन है। सपोज दैट यहाँ पर जैसे कि कुछ वैसोडायलेटर है,
क्या है, कुछ वैसोडायलेटर जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये क्या कर सकती है, वेसल्स को डायलेट करती है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आता है एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन, ये क्या करती है, मोस्टली अपना जो एंजाइना पेक्टोरिस है इसमें भी काम आती है एंजाइना पेक्टोरिस। कहने का मतलब अगर ये इंप्रूव करती है जो अपनी कोरोनरी वेसल्स को ये डायलेट करती है। जब ये डायलेट करती है तो क्या होगा, जब डायलेट करेगी तो अपना हार्ट की जो मसल्स हैं उसको पर्टिकुलर अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ताकि आगे जो उसकी प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व हो सके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डायूरेटिक्स, लैसिक्स आती है, इसमें आता है फ्रूशिमाइड, जो ब्लड के जो अपना यूरिन है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है। जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो जो अपना ब्लड वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम जैसे जब पहले बढ़ा था, क्योंकि इसमें क्या रुका था, सोडियम रुका था और उसमें क्या कहते हैं H2O रुका था, जल रुका था, तो क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर नेक्स्ट और बात करें इसके अंदर तो आता है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या आता है, नर्सिंग। ये तो हो गया अपना मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, उसके इनटेक आउटपुट को मेंटेन करना है या मॉनिटर करना है। नेक्स्ट बात की जाए, उसको क्या प्रोवाइड करना है, उसको हाई फाइबर, लो फैटी डाइट, लो सोडियम डाइट, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो आज हम हाइपरटेंशन के बारे में यहाँ से पूरी पढ़ाई की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल।